आज आप लोग को हम व्हीटस्टोन सेतु के विषय में बताएंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे पहले आपको हम किरचॉफ के नियम बता चुके हैं, और किरचॉफ का नियम, दो नियम आपको हम बताए थे। एक संधि का नियम बताए थे, संधि का नियम, और दूसरा हम बताए थे बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ये दो नियम बताए थे। ये जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है, इस दोनों नियमों का पालन करता है। यानी इसको जानने के लिए हमें संधि का नियम और बंदपास का नियम, कहने का मतलब किरचॉफ का नियम हमें मालूम होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में आपको हम ये दे चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु वैज्ञानिक ये प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन वैज्ञानिक ने, जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने इस चीज़ का खोज किया था। उन्होंने ये बताया था कि किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया था, ज्ञात करने के लिए किया था। कोई भी तार हो, यदि उसका उस सर्किट का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हमें ना पता हो, तो हम आसानी से व्हीटस्टोन सेतु से हम उस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया, एक डायग्राम हम बना रहे हैं, और डायग्राम को ध्यान दीजिएगा किस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक सेल ले लिया और कुंजी यहाँ लगा ली, के कुंजी, ठीक है। कुंजी क्या है? खुली कुंजी है। और इस तरीके से ये दो सर्किट इस तरीके से उन्होंने एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, और एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस आपका ये, ठीक है। और इसको क्या है? कुंजी से मिला दिया। एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी यानी धारा मापी कैपिटल जी यहाँ जोड़ दिया, और उन्होंने बताया कि इसका संतुलन अवस्था होता P/Q = R/S। उन्होंने बताया इस सर्किट में P रेजिस्टेंस ले लिया, इस सर्किट में Q ले लिया, इस सर्किट में R ले लिया, और इस सर्किट में S ले लिया, यानी अलग अलग प्रतिरोध उन्होंने ले लिया। यहाँ से जब प्लस माइनस, आप जानते होंगे हमेशा, यानी सेल के अंदर हम बात कर लें, सेल के अंदर यदि कोई सेल है तो जो करंट होता है, करंट वो सदैव माइनस से किधर होता है? प्लस की तरफ होता है, ठीक है ना, से प्लस की ओर होता है। और यदि हम बैटरी की बात करेंगे, तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक। तो चलिए हम फिर से यहीं पर आ जाएंगे, यानी करंट यहाँ से निकलकर, और ये करंट यहाँ पर, यानी करंट यहाँ से जा रही है और यहाँ पहुँची। जब करंट आई यहाँ पे पहुँचती है, तो यहाँ पे इसको दो सर्किट मिलता है, और ये हमें नहीं मालूम है कि क्या दोनों सर्किटों में करंट बराबर जाएगा। नहीं, वो तभी करंट बराबर जाएगा जब दोनों पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यानी P का प्रतिरोध और R का प्रतिरोध बराबर है, तभी दोनों में करंट क्या हो जाएगा? बराबर जाएगा। अन्यथा करंट प्रतिरोध मतलब उनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि उनका प्रतिरोध कितना है। यदि हाई रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध उच्च है, तो करंट कम जाएगा, और यदि प्रतिरोध का मान कम है तो करंट का मान क्या होगा? अधिक जाएगा।
यानी उनके प्रतिरोधों पे डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अब यहाँ से करंट जब इस संधि में मिलेगा तो आपको हमने संधि का नियम पढ़ा चुके हैं। संधि का नियम आपको हम बता चुके हैं, जैसा कि इस तरीके से हम आपको दिए थे कि जो करंट अंदर की तरफ जाता है वो धनात्मक होता है और जो करंट बाहर की तरफ जाता है वो ऋणात्मक होता है। यानी यदि संधि से बाहर जा रहा तो ऋणात्मक हो जाएगा, अंदर धनात्मक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, करंट अकेला जा रहा है, ये P अलग प्रतिरोध है, ये अलग है, तो इसको करंट हमने I1 दे दिया, इसको करंट हमने I2 दे दिया। जब यहाँ पे पहुँचा आपको हम बता चुके हैं कि ये जो आपका व्हीटस्टोन स्टेट हम बना रहे हैं यानी वो संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में इस पर किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में नहीं है। और कब नहीं होगा, जब ये आपका समीकरण होगा तब क्या हो जाएगा, संतुलन अवस्था कहलाएगा। तो करंट ये I1, ये इसमें भी करंट I1 ही होगा, ये जाके क्या हो जाएगा करंट I2, और ये जाके दोनों संधि के नियम से दोनों करंट I1 प्लस I2 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि संधि पे जा रहा है तो ये अंदर के संधि में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी जा रहा है तो ये भी क्या प्लस, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, करंट इसमें आके फिर से इंटर कर जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि I1 प्लस I2 किसके बराबर था, I के बराबर था, क्योंकि I तो क्या किया था, दो बराबर भागों में तोड़ा था। ठीक ना, ये हमारा डायग्राम बन चुका है। यानी की को हम दाबते ही करंट पूरे क्या हो गया, पूरे सर्किट में ये फ्लो करने लगा। ठीक, कभी कभी इस तरीके से करंट नहीं दिया होता सर्किट में तो अपने हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, करंट को हम प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है, किरचॉफ का नियम आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किरचॉफ के नियम पर लागू होता है, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये प्रोफेसर जो थे ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं कि किरचॉफ का नियम, इसमें सबसे पहले संधि का नियम लगा चुके हैं। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, हम करंट इसमें I1 इसमें I2 दे दिया। जब इस यहाँ पे पहुँचे तो संधि का नियम लागू होते हुए क्या हुआ, ये हो गया। लेकिन अब हम दूसरा नियम, बंदपास का नियम, एक बंदपास ये दिखाई दे रहा है और एक बंदपास आपको ये मिल रहा है, दो बंदपास हैं। हमें ये समीकरण संतुलन समीकरण दिखाना है, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाना है। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे दिखाएंगे, चलिए हम पहला इसको हम नाम लिख लेते हैं ABCD। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्या, ये एक चतुर्भुज है। और हम करेंगे क्या, हम ये देखते हैं क्या दोनों ब्रिज बराबर हैं, क्या दोनों संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम बंदपास क्या लेते हैं, बंदपास का नाम क्या हो जाएगा, ABD और A। यानी जहाँ से चलते हैं उसको, यानी जो पहला जो होता है पॉइंट वो लास्ट में पॉइंट दिखा जाता है। क्यों, क्योंकि यदि आप ABD लिख लेंगे तो हो तो गया है आपका, लेकिन क्या है ये पूरे तरीके से लूप बना नहीं है। लूप तभी बनेगा, बंदपास तभी बनेगा जब ये पूरे तरीके से, यानी A से जहाँ से चले हैं फिर से वहीं पे आ जाए, ये पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। तो ठीक है, तो करेंगे क्या, आपको पहले से रूल बताया है कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो आपको ऋणात्मक लिया जाता है विभव। ठीक है, और यदि उसके विपरीत चलते हैं तो उसके धनात्मक लिया जाता है। तो हम डायरेक्शन यहाँ से देख रहे हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, जो करंट आपका I1 और उसमें प्रतिरोध आपका P है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, फिर से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचे, हमको इसी में जाना है क्योंकि इस बंदपास की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से गए, फिर से अब वापस जाएंगे इसमें। तो ये देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से हम जाते हैं तो डायरेक्शन आपका क्या है, विपरीत है, और विपरीत दिशा में हमेशा जो IR होगा वो धनात्मक होगा। यानी ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा I2 और P इक्वल टू 0, यानी किसी प्रकार का सेल नहीं है, यानी बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, फिर दूसरा, यानी इसको हम कर सकते हैं माइनस का I1 P प्लस I2, सॉरी इसको उस पार लेके जाएंगे, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 P, माइनस माइनस लुमिनेट हो जाएगा तो I1 P, और यहाँ पे क्या था, ये R था तो हम यहाँ पे R लिख लेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो I1 P इक्वल टू I2
आर, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब बंदपास हम इसमें आ जाएंगे, फिर से नाम लिखेंगे बी सी डी बी। क्या लिखेंगे, यानी बंद पास दूसरा हो जाएगा बंद पास बी सी डी बी में। फिर वही कंडीशन वही दोहराएंगे, धारा की दिशा में यह हो जाएगा माइनस का I1Q, फिर क्या हो जाएगा, इधर आएंगे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फिर हो जाएगा प्लस I2S इक्वल टू 0, माइनस का I1Q प्लस उधर जाएगा तो माइनस I2S, माइनस माइनस लुमिनेट, ये हो जाएगा I1Q इक्वल टू I2S I2S, समीकरण मान लेंगे 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 1 को किससे भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यानी समीकरण 1 को 2 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1P, दूसरा आपका है I1Q इक्वल टू, यानी बाएं वाला बाएं की तरफ भाग करेंगे, दाहिने वाले दाहिने की तरफ भाग करेंगे, I2R बटे I2S। ठीक है ना, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, बचेगा क्या, P/Q इक्वल टू R/S। इस तरीके से हम संतुलन सेट प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, P/Q इक्वल टू R/S। इस समीकरण को कहते हैं संतुलन अवस्था। ये जो है ये संतुलन अवस्था में, कहने का मतलब सपोज मान लिया जाए ये हमें मिल गया है इक्वेशन P/Q इक्वल टू R/S। कहने का मतलब किसी भी चतुर्भुज के दो भुजाओं का अनुपात उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। दो भुजाओं का अनुपात P/Q, दो भुजाओं का अनुपात उनके सम्मुख भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया। जैसा कि सपोज मान लिया जाए कि संतुलन अवस्था में कब होगा, जैसे P का मान हमने मान लिया 10 ओम है, Q का मान मान लिया जाए 6 ओम है, इसका मान लिया जाए R का मान लिया जाए कि 5 ओम है, और S का मान लिया जाए कितना ओम, 3 ओम मान लिया जाए। हम ये देखते हैं क्या संतुलन अवस्था में है, से तो संतुलन में है, तो बहुत सिंपल है। P का मान कितना है, कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम है। Q का मान कितना है, Q का मान 6 है, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा 5/3, यानी 3 हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 2 से कट किए हैं तो ये कितना आ जाएगा 5/3 बराबर 5/3। दोनों संतुलन अवस्था में है कि नहीं है, यानी दोनों क्या है, संतुलन अवस्था में है। सपोज मान लिया जाए कभी कभी इसका मान नहीं दिया होता है, जैसे मान लो अज्ञात है, क्योंकि मेन बात तो हम इस पे बात करेंगे कि इसमें जो सर्किट है, कोई भी सर्किट हो, यदि किसी एक सर्किट का हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, प्रतिरोध नहीं पता है, आसानी से हम बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसका हमें नहीं मालूम है, तो सिंपल सी बात है P/Q इक्वल टू R/S, ये फार्मूला लगा लेंगे। P का मान हमारा 10 हो गया, Q का मान हमारा कितना हो गया, X हो गया, नहीं मालूम है, इसी का हमको पता करना है। R का मान 5 है, S का मान कितना है, 3 है ना। अब हम करेंगे क्या, अब 5 1 कम 5, 5 दूना 10, इस तरीके से हम लुमिनेट कर सकते हैं। फिर कैंची गुणा कर लेंगे, x 1 कम x और 3 दूना 6। देखिए 6 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है।